भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन होते हैं। हमने यह भी देखा कि हमारे भोजन में अधिकतर एक व्यंजन ऐसा होता है जो अनाज से बना हुआ होता है, फिर आता है एक व्यंजन जो दाल या मांस से बनता है, और तीसरा ऐसा जो सब्जियों से बनता है। इन सब के अलावा हम कुछ अन्य व्यंजन भी खाते हैं, जैसे कि दही, छाछ, अचार वगैरह। इन सारी चीजों से हमारा भोजन और भी स्वादिष्ट बनता है। हमने जब टेबल 2.1 भरा तब हमें यह भी समझा कि विभिन्न राज्य के लोग विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं, जैसे कि पंजाब में अधिकतर मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी खाया जाता है। फिर 2.2 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन में हमने यह देखा कि हमारे भोजन में ऐसी क्या चीजें होती है, हम भोजन क्यों खाते हैं, उस भोजन से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है। हमने सीखा कि हमारे भोजन में कुछ पोषक यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यह कौन से होते हैं? यह होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सारे पोषकों के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स यानी कि रुक्षांश और वाटर की भी जरूरत होती है। पेज नंबर 9 पर हमारे सामने एक सवाल आया, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे भोजन के व्यंजन में यह सारे पोषक मौजूद होते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ आसान विधियों से हमने यह जाना कि दी हुई भोजन की सामग्रियों में कौन से पोषक मौजूद है। सबसे पहले आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। बच्चों, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में स्टार्च अथवा शुगर्स के रूप में सेव्ड रहते हैं। तो यदि हमें कोई सामग्री में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं यह देखना है, तो हमें उस पर स्टार्च का टेस्ट करना होगा। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमने लिया था आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन पीला होता है, और यदि किसी सामग्री पर आयोडीन सोल्यूशन डालने से वह नीला या काला हो जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसमें स्टार्च है। आगे हमने सीखा टेस्ट फॉर प्रोटीन। हमने सीखा कि किसी भी सामग्री में प्रोटीन को कैसे ढूंढा जाता है। इसके लिए हमने लिया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा। यदि सामग्री में कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालने से टेस्ट ट्यूब में रंग बैंगनी हो जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस सामग्री में प्रोटीन प्रेजेंट है। आगे बढ़कर हमने देखा टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट फॉर फैट्स में हमने मूंगफली का एक्सपेरिमेंट किया था, जहां हमने कागज के टुकड़े पर मूंगफली रखकर उसे मसल दिया था और हमें कागज पर तेल मिला था, जिससे यह साबित हुआ कि मूंगफली में फैट्स मौजूद होते हैं। इसी प्रकार हमने अलग अलग चीजों पर टेस्ट किए और हमने टेबल 2.2 भरा था। पेज नंबर 11, 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? इस पैराग्राफ से हमें यह जानने मिला कि इन सारे पोषकों से हमारे शरीर को क्या फायदा होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर को ताकत देते हैं। प्रोटीन्स से हमारे शरीर को बढ़ने में सहायता मिलती है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के कुछ स्रोत देखे, उनके कुछ सोर्सेज देखे। पेज नंबर 12 पर हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। यहाँ हमने विटामिन ए, सी, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। पेज नंबर 13 पर हमने डाइटरी फाइबर्स यानी कि रुक्षांश का महत्व जाना। रुक्षांश हमारे बॉडी को ताकत नहीं देता, ना ही उसे बढ़ने में सहायता करता है, लेकिन यदि रुक्षांश ना हो तो हमारा जो पचा हुआ भोजन है उसे शरीर से निकलने में बहुत तकलीफ होगी। यदि हम डाइटरी फाइबर्स अल्प मात्रा में खाते हैं, तब हमें पचा हुआ भोजन शरीर से निकालने में कठिनाई नहीं होगी। पेज नंबर 14 पर हमने 2.3 में देखा बैलेंस्ड डाइट यानी कि अल्प आहार। अब आ जाते हैं पेज नंबर 15। Bujo thought that fats would be the best foods to eat all the time.
A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food, isn't it? So, he ate nothing but food rich in fats. Fried foods like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda, sweets. Do you think that he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich food and we may end up in suffering from a condition called obesity. दोस्तों, यहाँ हमें बूझो नाम के एक लड़की की कहानी सुनाई गई है। एक बार बूझो ने सोचा कि फैट्स हमारे शरीर को ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो उसे लगा कि यदि वह सिर्फ फैट्स से बनी चीजें खाएगा तो उसको बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। तो इसी सोच में बेचारा रोज फैट्स वाली चीजें खाता था। वह तेल से भरी चीजें खाने लगा। उसको लगा कि एक कटोरी फैट्स वाली चीजें उसको एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देगी। तो वह रोज तली हुई चीजें जैसे कि समोसा, पूरी वगैरह खाने लगा। उसको मिठाइयां भी भाने लगी। मलाई, रबड़ी, पेड़ा वगैरह वो भर भर के खाने लगा। क्या आपको लगता है कि उसने सही किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यह गलत बात है। हमें किसी भी एक प्रकार के पोषक का आहार नहीं लेना चाहिए। हमने 2.3 में देखा कि अल्प आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट का हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। बूझो ने इतने सारे फैट्स खा लिए कि उसके शरीर को उतने फैट्स की जरूरत भी नहीं थी। तो अब यह फैट्स तो यूज हुए नहीं, उसे उस फैट्स से एनर्जी नहीं मिली, उसे शक्ति नहीं मिली। यह सारे फैट्स गए कहाँ? वे सारे फैट्स अब भी उसके शरीर में ही हैं। उस फैट्स की वजह से उसका शरीर फूल गया है, वह मोटा हो गया है। और अधिकतर फैट्स खाने से हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। इसे ओबेसिटी कहा जाता है। तो बूझो की कहानी सुनकर हमें यह सीख मिली है कि हमें एक ही प्रकार के पोषक से भरा आहार नहीं खाना होता। हमें हमारे आहार में अलग अलग प्रकार के पोषकों को मिलाकर खाना चाहिए। हमारी मम्मी हमें जो दाल, चावल, चपाती, भाजी देती है उसमें हमें अलग अलग प्रकार के पोषक मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं पेज नंबर 15, 2.4 Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. Deficiency diseases यानी कि अभावजन्य रोग। यदि हमें कोई पोषक आवश्यक मात्रा में नहीं मिलता तब हमारे शरीर में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उस पोषक की कमी की वजह से हमारे शरीर में कुछ तकलीफें बढ़ जाती हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, उसको जितना भोजन चाहिए उसका पेट भरने उतना भोजन उसको मिल रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, उसको पीड़ा हो सकती है। यदि मैं हर रोज सुबह शाम पाव भाजी खाऊं तो उससे मेरा पेट तो भर सकता है, लेकिन मेरे शरीर को सारे आवश्यक पोषक नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से मेरे शरीर में रुक्षांश यानी कि डाइटरी फाइबर्स या फिर प्रोटीन की कमी हो सकती है। यदि एक से अधिक पोषक की हमारे शरीर में कमी हो लंबे समय तक तो हमारे शरीर को उससे पीड़ा हो सकती है। ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth,
swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not be able to move. यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, उसकी हाइट बढ़ना रुक सकता है, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ जाना या फिर त्वचा की बीमारियां। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत लंबे समय तक अनुपस्थित है, यदि उसने बहुत लंबे समय तक कोई ऐसी चीजें नहीं खाई जिससे उसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो उसकी वृद्धि, उसकी हाइट बढ़ना पूरी तरह से रुक सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि उसे चलने में भी तकलीफ होगी। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ टेबल 2.3 में दर्शाए गए हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं पेज नंबर 16, टेबल नंबर 2.3। Some diseases, disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. इस टेबल में विविध प्रकार के पोषकों की कमियों से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वह लिखा गया है। यहाँ 3 कॉलम बनाई गई हैं। सबसे पहली है विटामिन्स एंड मिनरल्स की, यानी कि विटामिन्स और खनिज लवण, ऐसे कौन से खनिज लवण है, और अगले रो में लिखा है डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, यानी कि उन विटामिन और मिनरल्स की कमियों से होने वाली बीमारियां। तीसरे कॉलम में है सिम्टम्स, यानी कि लक्षण, उन बीमारियों के लक्षण लिखे गए हैं कॉलम नंबर 3 में। सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो बच्चों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से हमारी नजर कमजोर हो जाती है। यदि किसी के शरीर में लंबे समय तक विटामिन ए की कमी रहती है, तब वह इंसान अंधा भी हो सकता है, नेत्रहीन भी हो सकता है। अब विटामिन ए की कमी के लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला है पुअर विजन, यानी कि कमजोर नजर। फिर आता है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और नाइट। दोस्तों, जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उन्हें रात के अंधेरे में कम दिखता है। यदि आपको आपकी आंखें प्यारी है तो विटामिन ए अपने आहार में जरूर लेना। अब देखते हैं विटामिन B1। इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे बेरी होती है। देखते हैं इस बीमारी के लक्षण। तो बच्चों, बेरी में आपके मसल्स, आपकी पेशियां कमजोर हो जाती है, और यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा जोर नहीं लगा पाएंगे। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के या फिर स्कर्वी के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं? यदि किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उनके मसूड़े, उनके गम्स में से खून बहता है, और यदि उन्हें कभी कोई चोट आ गई हो, उन्हें कुछ लग जाता है, तब उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आपकी उम्र के बच्चे जब खेलने जाते हैं तब हमेशा गिरते रहते हैं। आपको पता होगा कि आपके घुटने बहुत बार छिल जाते हैं, लेकिन क्या उन घावों को भरने में ज्यादा वक्त लगता है? नहीं ना, कुछ ही दिनों में आपका पैर वापस स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यदि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो उन घावों को भरने में बहुत समय लगेगा, और आपके मसूड़ों में से भी खून निकलता रहेगा। आपने वह एड तो देखी होगी जिसमें कोई व्यक्ति एप्पल या सेब खा रहा है और उसको सेब पर उसके दांत से निकले हुए खून का धब्बा दिखता है। तो बच्चों, स्कर्वी यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी के समय ऐसे लक्षण दिखते हैं।
अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स में यानी विटामिन डी की कमी में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, वे इजीली बेंड हो जाती हैं, आसानी से मुड़ जाती है। हमने पेज नंबर 13 पर देखा था कि हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। तो यदि आपको आपकी हड्डियां मजबूत रखनी है तो आप अल्प मात्रा में सूरज की रोशनी लेते रहिए। सूरज की रोशनी लेने का अर्थ यह नहीं है कि आप दिन भर धूप में खेलते रहे या घूमते रहे। जो सुबह की धूप होती है यानी कि 7 बजे से 9 बजे की धूप, उसमें आपको सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। तो ऐसे समय पर बाहर वॉक के लिए जाइए, चलने जाइए या फिर आपके घर की खिड़कियों के पास घूमिए। फिर आता है कैल्शियम। तो बच्चों, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? आपने बॉर्नवीटा की एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि जब बूढ़ी औरतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है तब उनकी हड्डियां डीके होने लगती हैं, उनकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपकी हड्डियां और आपके दांत बहुत कमजोर हो जाएंगे। कुछ कुछ बच्चों में कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बच्चों को फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है। हमें कैल्शियम दूध से मिलता है, इसलिए बच्चों रोज दूध पीजिए। अगला है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर यानी कि घेंघा हो सकता है। तो बच्चों, गॉइटर में होता क्या है? गॉइटर में गर्दन में बड़ी सी सूजन आ जाती है, गर्दन फूल जाती है और कुछ कुछ बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है, वे मेंटली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगला आता है आयरन। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया यानी अरक्तता। तो बच्चों, इसके लक्षण क्या है? तो अरक्तता के लक्षण है कमजोरी। जब किसी इंसान के शरीर में आयरन यानी लोह की कमी हो तब वे बहुत कमजोर हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है और कोई भी काम में जोर नहीं लगा पाता। पेज नंबर 15। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution, we find, ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. दोस्तों, इस अध्याय में, इस पाठ में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। हमने यह देखा कि हर प्रकार के भोजन में हमारे शरीर को आवश्यक होने वाले पोषक मौजूद होते हैं। अब नजर डालते हैं पेज नंबर 16 की वर्ड्स। तो पहला कीवर्ड है बैलेंस्ड डाइट यानी कि अल्प आहार। फिर आता है बेरी बेरी। हमने पढ़ा कि बेरी बेरी एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जो विटामिन B1 की कमी से होती है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का एक न्यूट्रिएंट है। फिर आता है एनर्जी यानी कि ताकत। फिर आता है फैट्स, फैट्स यानी वसा। फिर है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक, प्रोटीन्स, रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स यानी कि रुक्षांश। फिर आता है स्कर्वी। हमने देखा कि स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। फिर आता है स्टार्च। हमने यह सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स अधिकतर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। और आखिर में आता है विटामिन्स। समरी: द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Proteins and minerals are needed for the growth and maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against diseases
Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases and disorders. चलिए अब सारांश में देख लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा हमारे भोजन के मुख्य पोषक, मुख्य न्यूट्रिएंट्स के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स यानी कि वसा, विटामिन तथा मिनरल्स यानी कि खनिज लवण है। इन सारे पोषक के अतिरिक्त हमारे आहार में हमें रेशें यानी कि रुक्षांश तथा जल की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा फैट्स यानी वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। हमने यहाँ बोझों की भी कहानी सुनी, जहां हमें पता चला कि फैट्स से ज्यादा ताकत मिलती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हमने क्या सीखा कि हमें हमारे आहार में सिर्फ एक प्रकार के पोषक को इंक्लूड नहीं करना है, हमें अलग अलग प्रकार के पोषकों को अल्प मात्रा में लेना है। प्रोटीन तथा मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन्स से हमारी हाइट, हमारे मसल्स दोनों बढ़ते हैं। यदि आपके घर में कोई जिम जाता है तब आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डिंग में वे प्रोटीन्स सबसे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स से आपकी हाइट भी बढ़ती है और आपके मसल्स भी मजबूत होते हैं, आपकी पेशियां मजबूत होती हैं। फिर हमने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इन तीनों के टेस्ट्स भी सीखे। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। फिर हमने सारे पोषकों के स्रोत यानी कि सोर्सेज भी देखे थे। हमें अलग अलग फिगर्स में चित्र की सहायता से दिखाया गया था कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के स्रोत कौन से हैं। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक न्यूट्रिएंट्स तथा पर्याप्त रुक्षांश यानी कि डाइटरी फाइबर्स और पानी उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, हमें अल्प आहार खाना चाहिए जिसमें अलग अलग प्रकार के पोषक अल्प मात्रा में मौजूद हो। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता यानी कि कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हमने टेबल 2.3 में देखा कि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की डेफिशिएंसी, उनकी कमी से हमें कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों के लक्षण कौन से हैं। आ जाते हैं पेज नंबर 17, एक्सरसाइजेस। यहाँ सबसे पहला है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। इसका जवाब आप ढूंढेंगे पेज नंबर 9 पर। प्रश्न 2, नेम द फॉलोइंग। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो इसका जवाब आएगा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बी, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उसमें आ जाएगा प्रोटीन्स। सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमने देखा कि विटामिन ए की कमी से हमारी नजर कमजोर हो जाती है, तो यहाँ हम लिख देंगे विटामिन ए। डी, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो ऐसा कौन सा मिनरल है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं? वह है कैल्शियम। आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे हमारी हड्डियां स्वस्थ रहती हैं, तो उसका जवाब आएगा विटामिन डी। लेकिन हमें यहाँ मिनरल के बारे में पूछा है, इसलिए हम लिखेंगे कैल्शियम। प्रश्न 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन। ये जवाब आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए फिगर्स से मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। यहाँ उन वाक्यों को हमें टिक करना है जो सही है। By eating rice alone, we can fulfill nutritional requirement of our body. हमने बूझों की कहानी से सीखा
कि हमें एक ही प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ टिक नहीं करेंगे, हम यहाँ क्रॉस डालेंगे। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अल्प आहार खाने से डेफिशिएंसी डिजीजेस हमारे शरीर से दूर रहती है, इसलिए हम यह वाक्य में टिक कर देंगे। Balanced diet for the body should contain a variety of food items. इस वाक्य को भी हम टिक कर देंगे। Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. तो बच्चों, यह फिर एक बार बैलेंस्ड डाइट यानी कि अल्प आहार वाली बात आ गई, तो यहाँ पर हम क्रॉस डाल देंगे क्योंकि हमें एक ही प्रकार का खाना नहीं खाना है। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह आप टेबल नंबर 2.3 की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। धन्यवाद।